नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में कुछ जानकारी जान ली थी, जिसमें हमने मुंह के बारे में, जीभ के बारे में और सलाइवरी ग्लैंड या फिर लार ग्रंथियों के बारे में जान लिया था। जो भी हम खाना खाते हैं दांतों के द्वारा अच्छे से उसको पीसा जाता है और जीभ के द्वारा लार को अच्छे से मिलाया जाता है। जब लार को खाने के साथ अच्छे से मिला देते हैं तो जो भोजन जिस रूप में कन्वर्ट हो जाता है उस भोजन के रूप को हम बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस। और बोलस क्या होता है? हमारे फूड पाइप के अंदर जाता है। तो फूड पाइप के बारे में जान लेते हैं। फूड पाइप, इसको हम ओइसोफेगस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओइसोफेगस, फूड पाइप। जो हम खाना ऐसे एक डायग्राम से समझ लेते हैं। ध्यान देना दोस्तों। ये रफ डायग्राम है, आप ज्यादा कमेंट ना करना। जो हम खाना मुंह में लिया हमने, ये नाक से भी अटैच रहता है। ऐसे खाना यहाँ से दो पाइप बढ़ जाते हैं। ये ऊपर वाली पाइप की हम बात कर रहे हैं, इस वाले पाइप की। जब ये खाना बोलस में कन्वर्ट हो चुका है, ध्यान देना दोस्तों, एक चीज मेरी बातों को ध्यान देना कि आप डी फार्मा के स्टूडेंट हैं, तो आपको इन सारी चीजों को बहुत ही डीप में नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कि हाई स्कूल और इंटर की तरह ऐसे रट्टा मार के आप एग्जाम क्लियर कर लिए, वैसे नहीं। आपको इस खाने के साथ साथ चलना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि इस खाने के साथ साथ क्या घटना घट रही है और कैसी यह डाइजेशन हो रहा है। तो इस पूरे डाइजेशन सिस्टम में मैं आपको इस खाने के साथ लेके चलूंगा। मैं भी इसी खाने के साथ हूँ। मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ, ऐसे ये मेरे पैर हो गए, ये मेरा हाथ हो गया। इस खाने के साथ इसके पीछे पीछे मैं देखते हुए जा रहा हूँ। ये खाना बोलस में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर है? अब ये खाना क्या हो जाएगा? इस फूड पाइप में आएगा। फूड पाइप, यही है फूड पाइप। ठीक है। इस फूड पाइप की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी सेंटीमीटर होती है? 25 सेंटीमीटर। और यह मांसपेशियों से बना एक क्या होता है? ट्यूब होता है। और इसमें एक विशेष प्रकार की गति होती है, जिस गति को कहते हैं क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति में क्या होता है? जो भोजन होता है, अब भोजन यहाँ तक आ चुका है। भोजन क्या करता है? इसकी वाल्व क्या करती हैं? यहाँ पे तो प्रेशर बिल्कुल रिलीज हो जाएगा और पीछे की तरफ से ये मसल्स यानी मांसपेशियां क्या करती हैं? भोजन पे प्रेशर लगाती हैं, जिसकी वजह से खाना आगे की तरफ बढ़ता है। फिर यहाँ भी प्रेशर लगेगा पीछे की तरफ से, तो खाना आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इस प्रकार का भोजन को आगे बढ़ना जो गति कहलाती है, यह गति किस प्रकार की होती है? क्रमाकुंचन गति होती है। ओइसोफेगस यानी फूड पाइप के बारे में आपने जान लिया। अब हम जानते हैं स्टमक यानी पेट के बारे में। ध्यान देना दोस्तों। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट। अब ये फूड पाइप था दोस्तों, जो अभी अभी हमने बनाया। ध्यान देना। और यह इस प्रकार की संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? इस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है, समझने की कोशिश करना दोस्तों। अब खाना पहले यहाँ पे था, क्रमाकुंचन गति के माध्यम से खाना कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब ये पेट होता है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया और तीसरा भाग ये हो गया। ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं कार्डिया। कार्डिया। कार्डिया एक ऐसा भाग होता है पेट का जहां पे जो भोजन होता है एंटर करता है किसमें? पेट में। पेट में एंटर कर दिया, खाना यहाँ पे आ गया।
और दूसरा भाग होता है फंडस। फंडस, ये जो फंडस होता है दोस्तों, ये फंडस इस पेट का ऊपरी वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन फंडस कहलाता है। और इधर वाला जो पोर्शन होता है, जो लास्ट में होता है, इस पोर्शन को कहते हैं पाइलोरस। क्या बोलते हैं? पाइलोरस। तीन भाग होते हैं पेट के, कार्डिया, फंडस और पाइलोरस। यहां तक क्लियर? और आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूं। अब इसके अंदर हम सारी चीजों को समझने की प्रयास करते हैं। इसके वाल्व पे, इसको बना, फिर से बना देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं। तीन भाग आपने जान लिया, कार्डिया, फंडस और पाइलोरस। ध्यान देना, ये जो वाल्व है दोस्तों पेट का, इसमें एक विशेष प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। उस गैस्ट्रिक ग्लैंड में दो प्रकार के विशेष सेल पाए जाते हैं। दो विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है? कोशिका पाई जाती है। यहाँ पे मान लो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड है, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड है, पूरे पेट में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है। उस कोशिका का पहला का कोशिका का नाम है ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल पहले कोशिका का नाम है, और दूसरे कोशिका का नाम है चिप सेल। ध्यान देना दोस्तों, ये कोशिका जो होती हैं कहाँ पाई जाती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाई जाती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाई जाती है, जो एक प्रकार से गैस्ट्रिक जूस का स्रावण करती है। अब जूस क्या होता है वो भी जान लेते हैं। जो ऑक्जेंटिक सेल होता है दोस्तों, ये जो जूस निकालता है जिसको कहते हैं HCl, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और जो चिप सेल होता है, चिप सेल होता है, ये दो प्रकार के एंजाइम का स्राव करता है। पहला का नाम होता है पेप्सिनोजेन, और दूसरे एंजाइम का नाम है प्रोरेनिन। ध्यान देना दोस्तों, थोड़ी सी यहाँ पे समझने वाली चीज है, यहाँ पे आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन की जरूरत है। जो पेट होता है उसमें एक ग्लैंड पाया जाता है जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से कुछ जूस स्रावित होते हैं जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक का नाम है ऑक्जेंटिक सेल, जो HCl का स्राव करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन होता है कि जो बैक्टीरिया हमारे लाइसोसोम एंजाइम से नहीं मर पाते हैं, उन सारे बैक्टीरियों को मारने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। दूसरा दूसरा जो कोशिका होती है जिसे कहते हैं चिप सेल। ठीक है, चिप सेल क्या करता है? यह अपने अंदर से दो एंजाइम स्रावित करता है। पहला एंजाइम है पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, और दूसरा एंजाइम है प्रोरेनिन। ध्यान देना दोस्तों, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन दोनों इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी अक्रिय फॉर्म में पाए जाते हैं। मान लेते हैं यहाँ ये भोजन है। एक चीज और ध्यान देना दोस्तों, जब भोजन यानी बोलस एंटर करता है पेट में, तो इसको एक विशेष नाम से जाना जाता है जिसका नाम है काइम। जिसको क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी एक नंबर के जो सवाल होते हैं उनमें ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि काइम क्या होता है और वह कहाँ पाया जाता है। काइम भोजन का एक प्रकार है जो पेट में पाया जाता है। ठीक है, तो हम चल रहे थे दोस्तों, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसमें से जो दो सेल होते हैं, ऑक्जेंटिक सेल और चिप सेल। ऑक्जेंटिक सेल क्या स्रावित करता है? HCl। ये क्या स्रावित करेगा? HCl। दूसरा जो चिप सेल होता है वो पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन स्रावित करता है। पेप्सिनोजेन और दूसरा होता है प्रोरेनिन। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर मुझे समझाने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? इसको मिटा देता हूं, ध्यान देना।
ठीक है, तो ये पेप्सिनोजेन हो गया, इसको पूरा ही लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं यार, यहाँ पे आपको दिक्कत ना हो समझने में। बस देखो, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन, ठीक है, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन ये स्रावित होता है यहाँ पे। जो पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन होता है, यह एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ध्यान देना दोस्तों, इस सब चीजों का रिएक्शन मैं इधर समझा रहा हूं। पेप्सिनोजेन, इधर यहां पे बता दे रहा हूं, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन यह इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव, यह भी इनएक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन जब यह HCl से मिलता है, जब यह HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिल जाता है पेट के अंदर, तो यह क्या हो जाता है, एक्टिव होता है। जब पेप्सिनोजेन को HCl से रिएक्शन करवाते हैं या फिर प्रोरेनिन को HCl से रिएक्शन करवाते हैं, तो ये क्या बन जाता है, इसको मिटा दो, इसको मिटा देता हूं, ये क्या बन जाता है, पेप्सिनोजेन जो होता है पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो प्रोरेनिन है वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब यह एक्टिव हो गए हैं, ये भी एक्टिव हो गए, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, एक्टिव हो गए। एक्टिव इन द सेंस कि वह अपने कार्य करने के लिए बिल्कुल ही एक्साइटेड स्टेट में आ गए, कि हाँ वो कहते हैं बताइए गुरु अब हमें क्या करना है, आपने हमें जीवन दान दे दिया। जीवन दान कौन देता है, HCl, ठीक है। जैसे ही HCl से मिलता है वो एक्टिव फॉर्म में हो जाता है और डाइजेशन करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है और रेनिन क्या करता है, एक बार समझ लेते हैं। जो प्रोटीन होता है दोस्तों, प्रोटीन के पाचन में पेप्सिन और रेनिन मदद करते हैं। ध्यान देना, इसको मिटा दूं, इसको समझ लिया होगा आपने, इसको मिटा देता हूं, ध्यान देना। बस यही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी तो सारी चीजें सही है। आपने देखा कि पेप्सिनोजेन से जब HCl मिलता है तो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, जिसे कहते हैं पेप्सिन, और प्रोरेनिन से जब HCl मिलता है तो रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी एक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। अब जब हम प्रोटीन के साथ जब हम पेप्सिन मिलाते हैं, पेप्सिन क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है, क्या है, एंजाइम है। तो पेप्सिन जब इससे मिलता है तो ये प्रोटीन होता है पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप पूछेंगे सर पेप्टाइड होता क्या है। पेप्टाइड जो होता है वह एक प्रकार का प्रोटीन का फॉर्म होता है, सिंपल फॉर्म। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो प्रोटीन एक टुकड़ा होता है रोटी का, वह 10 या 100 टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया, 100 टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं पेप्टाइड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड। कितने भाग में, यहाँ पे एक भाग है, यहाँ पे 100 भाग में कन्वर्ट हो गया। और जब प्रोटीन का पाचन पूरी तरह से होता है, वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और अमीनो एसिड के मान लेते हैं कितने टुकड़े होते हैं, 1000 टुकड़े होने चाहिए। अभी फिलहाल ये कितने टुकड़े में है, 100 टुकड़ों में, यानी इसको अभी और तोड़ना बाकी है। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्रोटीन के साथ जब पेप्सिन एंजाइम आकर के मिलता है तो पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है, इसे कहते हैं प्रोटीन का आंशिक रूप से पाचन। अब यहाँ पे हमने दोस्तों जान लिया कि पेप्सिन जो एंजाइम होता है उसका फंक्शन क्या होता है। अब जान लेते हैं रेनिन एंजाइम है वह अपना क्या फंक्शन करता है। जब आप दूध पीते हैं तो दूध में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं कैसीन प्रोटीन। ये जो कैसीन प्रोटीन होता है दोस्तों, जब यह रेनिन एंजाइम के साथ अभिक्रिया करता है, जब रेनिन एंजाइम इससे मिलता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोकैसिन में, प्रोकैसिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जब प्रोकैसिन किससे मिलता है, अभिक्रिया करता है किससे,
पेप्सिन से जब अभिक्रिया करता है, पेप्सिन से जब अभिक्रिया करता है तो ये क्या कर लेता है, पेप्टाइड का निर्माण कर देता है। ठीक है, यही पेप्टाइड, ये वाला पेप्टाइड दोनों सेम होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, जब खाना अंदर गया, यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से भी देख लेते हैं, क्या समझा, डायग्राम के हिसाब से भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा फूड था यानी भोजन था, भोजन में HCl आके मिला और प्रोरेनिन और क्या पेप्सिनोजेन दोनों आके मिले, और जब HCl से मिलते हैं, HCl से जब ये मिलते हैं, ये जो पेप्सिनोजेन होता है वह पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो प्रोरेनिन होता है वह रेनिन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, और जो प्रोटीन, यहाँ पे भोजन में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन से जब पेप्टाइड आके पेप्सिन आके मिलता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ जो कैसिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो मिल्क में पाया जाता है, उससे जब रेनिन आकर के मिलता है, रेनिन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोकैसिन में, और प्रोकैसिन में यही पेप्सिन आकर के मिलता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्टाइड में। अब समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें एक बार जिसको नहीं समझ में आया हो तो फिर से ये वीडियो चला करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आपने देख लिया दोस्तों कि पेट के अंदर यानी स्टमक के अंदर कैसे प्रोटीन का पाचन होता है। इसको मिटा दो सारी चीजों को। चलिए, अब पेट में खाना लगभग कितने घंटे रहता है, 4 से 5 घंटे खाना पेट में ही रहता है। कितने घंटे, 4 से 5 घंटे। इसमें क्या होता है, यही सारी प्रक्रियाएं होती रहती हैं 4-5 घंटे तक। ठीक है, अब पेट में जब खाना यहाँ पे रहता है तो खाना आगे की तरफ बढ़ता है। अब 5 घंटे के बाद क्या होता है, खाना आगे की तरफ बढ़ता है। यहाँ पे एक विशेष प्रकार का वाल्व पाया जाता है, इस वाल्व को कहते हैं पाइलोरिक वाल्व। पाइलोरिक वाल्व क्या करता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ये क्या करता है, भोजन को इधर तो आने देता है लेकिन इधर वापस नहीं जाने देता है। तो इस वाल्व से खाना कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जानेंगे। इसको मिटा दूं, पेट के बारे में आपने जान लिया, अब हम जानेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। छोटी आंत को समझने से पहले दोस्तों कुछ और अंग है उनके बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जब हम एलिमेंट्री कैनाल बनाएंगे, आहार नाल बनाएंगे, इसको मिटा देता हूं, तो उसका डायग्राम बना के समझाता हूं आपको, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान दो दोस्तों, ये नाक की नली हो गई जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये मुंह की है, और फिर ये इधर 2 भागों में बढ़ जाता है। इसके बारे में हम रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे आ गए हैं ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस से खाना कहाँ आता है, पेट में आता है। कहाँ पे आता है, पेट में आता है। थोड़ी और नीचे आकर के हम इसको बनाएंगे, यहाँ पे पेट में खाना आ गया, ये जे शेप का होता है, पेट में खाना आ गया है। यहीं पे एक विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है जिसको हम कहते हैं लीवर। क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। लीवर के अंदर कुछ ग्रंथि थैली होती है जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। अब ये छोटी आंत का हिस्सा आ गया। यहीं पे एक पत्तियों की तरह संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं
पैंक्रियाज। फिर खाना आगे बढ़ता है ऐसे, फिर ऐसे बड़ी आंत में आता है, खाना पहले छोटी आंत में आएगा, फिर इसके बाद खाना बड़ी आंत में आता है। एक रफ डायग्राम हम बना के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये है छोटी आंत, दिख रहा है, यहाँ पे आपका एनोस हो जाएगा। दोस्तों ये रहा रफ डायग्राम किसका, पूरे एलिमेंट्री कैनाल का, जिसमें से आपने किसके बारे में जान लिया है, इसके बारे में जान लिया है, बक्कल कैविटी के बारे में, ओइसोफेगस के बारे में जान लिया, और स्टमक यानी पेट के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे दोस्तों, ये जो लीवर होता है और पैंक्रियाज होता है, यह भी डाइजेशन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इस वजह से डाइजेशन सिस्टम में इन अंगों को पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीवर के बारे में। जब खाना यहाँ पे आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांटा गया है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो जब खाना सबसे पहले स्टेज यानी ड्यूडेनम में पहुंचता है, ठीक है, अब यहाँ से लीवर यानी ऊपर जो लीवर मौजूद होता है, वहां से कुछ जूस निकलते हैं, और लीवर एक प्रकार का ग्लैंड होता है, वहां से कुछ जूस निकलते हैं। वह जूस क्या होता है, पाचन में मदद करता है। तो सबसे पहले इस अंग के बारे में जान लेते हैं, जिसका नाम है लीवर। यहाँ पे लिख देता हूं लीवर, हिंदी में इसको यकृत बोलते हैं। दोस्तों लीवर का इंट्रोडक्शन बस हम जानते हैं आज। लीवर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इसके काफी सारे फंक्शन है, जो कि इस वीडियो में कवर करना काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। लीवर का जो वजन होता है वो 1.5 से 1.7 केजी होता है। कितने केजी का, 1.5 से 1.7 केजी का होता है। लीवर जो होता है बहुत ही बड़ा एक ग्रंथि होती है, और बहुत ही बड़ा अंग भी होता है। सबसे बड़ा अंग क्या होता है शरीर के जो बाहर पाया जाता है, वह स्किन। स्किन के बाद दूसरे नंबर पे लीवर ही पाया जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार की क्वालिटी होती है, जिसको कहते हैं रीजनरेशन का गुण। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिसको कहते हैं हेपेटिक सेल। क्या बोलते हैं, हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल कोशिका में पाई जाती है, और इस सेल में सेंट्रोसोम की मात्रा बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से यह सेल डिवीजन बहुत अधिक मात्रा में करके अपने आप को रिकवर या रीजनरेट कर लेता है। जो लीवर होता है दोस्तों, यह एक प्रकार का एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का हिंदी होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि, और यह सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। इसके अंदर से बाइल जूस निकलते हैं, जो कि डक्ट के माध्यम से एक थैली में इकट्ठा होते हैं, जिसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। हिंदी में इसको पित्ताशय भी बोलते हैं। दोस्तों लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल लीवर के बारे में और डिटेल्स में जानने वाले हैं, और डाइजेशन सिस्टम को और आगे बढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय